मेरे पड़ोसी ने शिकायत की कि मेरी छत के बरामदे का कंगनी गैरकानूनी निर्माण था। बिल्डिंग निरीक्षण उसी दिन मेरे घर आया। मैंने ना तो बहस की और ना ही गिड़गिड़ाया। मैंने तुरंत विध्वंस के लिए अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर कर दिए। मेरा पड़ोसी नीचे हाथ पर हाथ रखे और अहंकार भाव के साथ खड़ा था। उस रात मैंने एक कंस्ट्रक्शन टीम को बुलाया और उन्होंने रातों रात कंगनी और ड्रेनेज पाइप को पूरी तरह से तोड़ दिया। अगले दिन मूसलाधार बारिश हुई। छत पर जमा पानी कंगनी के मार्गदर्शन के बिना सीधे एक झरना बन गया जो बाहरी दीवार से जोरों से गिर रहा था। टनों बारिश का पानी बेरहमी से नीचे मेरे पड़ोसी के कमरे में गिर रहा था। तीसरे दिन सुबह बिल्डिंग मैनेजर लाल आंखों के साथ मेरे दरवाजे पर आया। उसकी आवाज पूरी तरह से बैठ चुकी थी। कृपया कंगनी को दोबारा बनवा दो। नीचे की 6 मंजिलों के निवासियों ने सामूहिक शिकायत दर्ज कराई है। वे कहते हैं कि उनके बिस्तर भी भीग गए हैं। अपनी कॉफी पकड़े हुए मैंने शांति से कहा, यह गैरकानूनी निर्माण है, बनाया नहीं जा सकता। बाहर मेरे नीचे वाला पड़ोसी जिसने मेरी शिकायत की थी, गलियारे में एक उबारों की तरह उदास चेहरे के साथ खड़ा था। जब बिल्डिंग निरीक्षण वाले पहुंचे, मैं छत पर चाय पी रहा था। 2 यूनिफॉर्म वाले एजेंट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझे देख रहे थे। उनके हाथों में एक फोल्डर था। मिस्टर लाइन, मैं हूं। हमें एक शिकायत मिली है। आपके पेंट हाउस के बाहरी हिस्से में आपने जो कंगनी बढ़ाई है वो गैरकानूनी निर्माण है और इसे गिराया जाना चाहिए। जैसे ही वो बोल रहा था, उसने नीचे की ओर इशारा किया। मैंने उसकी उंगली का पीछा किया। मेरा नीचे वाला पड़ोसी लीची हाथ पर हाथ रखे बिल्डिंग के मुख्य द्वार के बगीचे में सहारा लेकर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मसंतोष का भाव था जिसे वो छिपा नहीं सकता था। उसके बगल में उसकी पत्नी मुझे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी और कुछ बोल रही थी। मैंने नजरें हटाकर एजेंटों की ओर देखा और कहा, ठीक है। एजेंट एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे इतना सहयोग करने की उम्मीद नहीं थी। उसका नियमों और कानूनों के साथ तैयार किया गया पूरा भाषण उसके गले में अटक गया। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि हाँ, मैं इसे गिराने के लिए सहमत हूँ। दस्तावेज कहाँ है? मैं भी साइन करता हूँ। इस बार उसके पीछे वाले युवा एजेंट ने भी हैरानी का भाव दिखाया। उन्होंने बहुत सारे मालिकों से निपटा था जो गैर कानूनी निर्माण को गिराने के लिए चिल्लाते, गाते और सहयोग करने से मना कर देते थे। मेरे जैसा कोई इतना दृढ़ पहली बार था। मुख्य एजेंट ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। फोल्डर से समय सीमा वाला विध्वंस आदेश निकाला। नियम के अनुसार आपके पास इसे स्वयं गिराने के लिए 3 दिन है। मैंने पेन लिया और अंत में अपने नाम के साथ साइन किया। मुझे 3 दिनों की जरूरत नहीं है। मैं इसे आज रात ही गिरा दूंगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एजेंटों के जाने के बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और कंस्ट्रक्शन टीम के फोरमैन जैंग को फोन किया। जैंग, मेरे पास आज रात के लिए एक काम है। मेरे घर की पूरी कंगनी गिरानी है। ड्रेनेज पाइप भी मत छोड़ना। लाइन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड का सन्नाटा था। बॉसलिन, रात के इस समय जल्दी काम का दाम ज्यादा लगेगा। मैं दोगुना दूंगा। कैश में रात 10 बजे से पहले काम शुरू हो जाना चाहिए। उस रात, रात 10:30 बजे जैंग 3 मजदूरों और उनके औजारों के साथ आया। ड्रिल और हथौड़ों की आवाज रात के अंधेरे में खासी तेज थी। छत के किनारे खड़े मैं देख रहा था कि लीची के घर की लाइटें बुझती और जलती रहीं। रात 2 बजे कंगनी और ड्रेनेज पाइप मलबे का ढेर थे। जैंग ने अपना पसीना पोंछा। बॉसलिन, हमने सच में गिरा दिया है। मैंने एक सिगरेट जलाई। हाँ, गिरा दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे मौसम विभाग द्वारा बताई गई मूसलाधार बारिश ठीक समय पर आ गई। बारिश की बूंदें छत के सीमेंट के फर्श पर टकरा रही थीं और तेजी से पोखर बना रही थीं। कंगनी के मार्गदर्शन के बिना रुका हुआ पानी एक नया रास्ता ढूंढ लिया। बाहरी दीवार। खिड़की के पास खड़े होकर मैं देख रहा था कि बाहरी दीवार से नीचे गिरता बारिश का पानी छठी मंजिल पर लीची के घर की बालकनी और खिड़कियों की ओर सटीकता से निर्देशित एक चौड़ा झरना बना रहा था। 10 मिनट से भी कम समय में नीचे से लीची हिस्टेरिकल चीखें सुनाई दी। बारिश दोपहर तक बिना रुके होती रही। उस दौरान लीची 3 बार मेरा दरवाजा पीटने आया। मैंने कभी दरवाजा नहीं खोला। तीसरे दिन सुबह बारिश रुक गई। बिल्डिंग मैनेजर थकान भरे चेहरे के साथ मेरे दरवाजे पर आया। उसकी आंखें लाल और आवाज बैठी हुई थी। मिस्टर लिन, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कंगनी को दोबारा बनवा दीजिए। नीचे की 6 मंजिलों के निवासियों ने सामूहिक शिकायत दर्ज कराई है। श्रीमती वांग का ठोस लकड़ी का बिस्तर पूरी तरह से भीग गया है। मैंने अपनी कॉफी का घूंट लिया। मैनेजर साहब, वो गैर कानूनी निर्माण है। मैं इसे नहीं बना सकता। गलियारे में लीची ने मेरी बातें सुनी और उसका चेहरा तुरंत हंडे के तले की तरह काला हो गया। वो कुछ कहना चाहता था पर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। आखिरकार वही था जिसने गैर कानूनी निर्माण की शिकायत की थी। जब मैनेजर चला गया तो लीची गलियारे में पूरे 5 मिनट तक खड़ा रहा।
उसने कई बार मुंह खोला, पर अंत में कुछ नहीं बोला। वो मुड़ा और सीढ़ियां उतर गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और झांकी से उसकी पीठ देखी, जो बहुत निराशा दिखा रही थी। मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। दोपहर 2:33 बजे। सब लोग देखो, मेरी छत फिर से टपक रही है। बिल्डिंग के मालिकों का चैट ग्रुप फट पड़ा। छठी मंजिल की श्रीमती ग्वांटे ने 10 से अधिक फोटो डाली। उसके कमरे की छत में गंभीर रिसाव था। दीवार के रंग के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे और इंपोर्टेड फर्श उठना शुरू हो गया था। 5वीं मंजिल के श्री चेन का तो और भी बुरा हाल था। उसका नया खरीदा चमड़े का सोफा पानी से बिगड़ गया था और सेंटर टेबल की लकड़ी की नक्काशी पूरी तरह से फफूंद लग चुकी थी। चौथी और तीसरी मंजिल के निवासी भी शिकायत करने आए। कहने लगे कि उनकी बालकनी की बाहरी दीवार पूरी तरह भीग गई है और पानी खिड़की के फ्रेम से अंदर रिस रहा है। पर सबसे बुरा हाल लीची का था। उसकी पत्नी ने चैट ग्रुप में एक 3 मिनट का वीडियो डाला। मैंने प्ले दबाकर देखा। वीडियो में लीची का कमरा सच में एक झरने जैसा लग रहा था। खिड़की वाली दीवार ऐसी लग रही थी जैसे उस पर कई बाल्टी पानी फेंका गया हो। बारिश का पानी दीवार से नीचे बहता हुआ फर्श पर एक परत बना रहा था। उसका 1 लाख युआन का इटालियन इंपोर्टेड सोफा उसी समय पानी में पूरी तरह भीग रहा था। चमड़ा पहले से ही सिकुड़ने और खराब होने लगा था। टीवी कैबिनेट के पास एक 65 इंच का एलसीडी टीवी था, जिसकी स्क्रीन काली थी और उसके बेस से अभी भी पानी टपक रहा था। वीडियो में लीची की पत्नी बेहोश होने तक रो रही थी। हमने इस घर को सजाने में 5 लाख खर्च किए हैं। लिन, तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चैट ग्रुप कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। फिर किसी ने एक प्रश्न चिन्ह वाला इमोजी भेजा। शाम 6 बजे। लीची आखिरकार और नहीं रुक सका। मैं रसोई में खाना बना रहा था कि अचानक मुझे दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोलो। लाइन, मेरे लिए दरवाजा खोलो। उसकी आवाज गुस्से और निराशा से भरी हुई थी, जिससे सेफ्टी डोर कौंप रही थी। मैंने गैस बुझाई और शांति से दरवाजे की ओर चला। झांकी से मैंने उसकी लाल आंखें और गुस्से से बिगड़ा हुआ चेहरा देखा। मैंने दरवाजा खोला। लीची लगभग अंदर घुस ही गया था, पर मैंने उसे हाथ से रोक लिया। मिस्टर ली, क्या हुआ? मेरा स्वर उतना ही शांत था जितना कि मैं मौसम के बारे में पूछता हूँ। क्या हुआ? देख तो ले, मेरा घर कैसे पानी से भर गया है। तुझे मुझे कम से कम 5 लाख का नुकसान भरना पड़ेगा। मैं दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। मिस्टर ली, आपके घर में पानी टपकने से मेरा क्या लेना देना? लीची गुस्से से कौंप रहा था। अगर तूने कंघी नहीं गिराई होती तो क्या तुझे लगता है मेरा घर पानी से भर जाता? मैंने सिर हिलाया, मुड़ा और दरवाजे के पास के कैबिनेट से बिल्डिंग निरीक्षण का विध्वंस आदेश लिया। मैंने उसे हिलाया। मिस्टर ली, आपने खुद गैरकानूनी निर्माण की शिकायत की थी और यह विध्वंस आदेश है जो निरीक्षण ने कानून के अनुसार जारी किया है। मैं सिर्फ कानून का सहयोग कर रहा हूँ, नियम के अनुसार गैरकानूनी निर्माण को गिरा रहा हूँ। अब आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसे दोबारा बनवाऊं? लीची का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उसने मुझसे आदेश छीना और उस पर एक नजर डाली। उसके हाथ कांपने लगे। ठीक है, पर तू ऐसे यूं ही नहीं गिरा सकता था। तुझे नीचे वालों को बताना चाहिए था। मैं हंसा। निरीक्षण ने मुझे 3 दिन दिए थे। पहले गिराना कानून का सक्रिय रूप से सहयोग करना था। आपको इसकी सूचना देना मेरा कर्तव्य नहीं था। दस्तावेज में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लीची के होंठ कांप रहे थे। एक लंबी चुप्पी के बाद वो बोल पाया, यह बदला है। मैंने कंधे उचका दिए। मिस्टर ली, अपनी बातें संभाल कर बोलिए। बदनामी के कानूनी परिणाम होते हैं। मैं तो बस एक कानून का पालन करने वाला अच्छा नागरिक हूँ। मैंने सिर्फ एक गैरकानूनी निर्माण गिराया है। वो जवाब देना चाहता था, पर उसे एहसास हुआ कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। आखिरकार शुरू से ही वो इस सबका भड़काने वाला था। लीची ने मुझे गुस्से भरी नजर से देखा, मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे भागा। जाने से पहले उसने कहा, देख लेंगे, ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। अचानक नीचे से श्रीमती वांग की तेज आवाज आई। लियांग, वहीं खड़ा रहे। तू मेरे घर के नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? जब श्रीमती हांगा नीचे ली को घेर रही थी, आसमान में फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस बार मूसलाधार बारिश नहीं थी, बल्कि वो लगातार होने वाली बूंदाबांदी थी, जो तूफान से भी बदतर है, क्योंकि ये लंबे समय तक गिरती रहती है और बिना रुके जमा होती रहती है। खिड़की के पास खड़े होकर मैंने नीचे का नजारा देखा। श्रीमती हांग ने लीची की आस्तीन पकड़ रखी थी और छोड़ नहीं रही थी। श्री चेन भी 5वीं मंजिल से नीचे आ गया था, अपने हाथ में अपनी फफूंद लगी लकड़ी की नक्काशी लिए हुए। उसने वो लीची के मुंह के सामने कर दी। देख, इसकी कीमत मुझे 30,000 युआन थी। मैंने इसे जिंदे सेन से खरीदा था और अब यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लीची दोनों के बीच फंस गया था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और लाल हो रहा था। वो बिना रुके अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, पर बारिश की आवाज उसके अधिकतर शब्दों को दबा रही थी। बारिश रात गहराते तक होती रही। चौथे दिन सुबह जब मैं उठा, तब भी बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की खोली और नीचे देखा। बिल्डिंग की पूरी बाहरी दीवार छठी मंजिल से लेकर पहली मंजिल तक पूरी तरह भीग चुकी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर गहरे रंग की वार्निश की एक परत पेंट कर दी हो। नीचे बगीचे के पास बिल्डिंग मैनेजर बैठा हुआ था, बाहरी दीवार के रिसाव का निरीक्षण कर रहा था। उसका चेहरा बहुत उदास था। सुबह 10 बजे मैनेजर फिर से मेरे दरवाजे पर आया। इस बार वो अपने साथ लीची और मालिकों की समिति के निदेशक श्री लियू को लाया। तीनों बहुत गंभीर भावों के साथ मेरे दरवाजे पर खड़े थे। मिस्टर लिन, हम आपसे एक मामले पर बात करना चाहेंगे, मैनेजर ने सावधान स्वर में कहा। अभी भी बारिश हो रही है और नीचे की मंजिलों की स्थिति हर पल खराब होती जा रही है। लगभग छठी मंजिल तक के सभी निवासी प्रभावित हुए हैं। कुल नुकसान कम से कम 10 लाख तक पहुंच गया है। मैं दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाकर सुन रहा था। मैनेजर ने लार निगली और जारी रखा। मुझे पता है कि कंगनी एक गैरकानूनी निर्माण था, पर मौजूदा स्थिति असाधारण है। क्या आप कृपया एक अस्थायी ड्रेनेज सिस्टम लगा सकते हैं? भले ही वो अस्थायी ही क्यों न हो, काम चल जाएगा। बारिश रुकते ही हम उसे हटा देंगे। इससे पहले कि मैं जवाब देता, लीची आगे बढ़कर बोल पड़ा। लाइन, हम सब पड़ोसी हैं, इतना क्रूर मत बन। मैं मानता हूं कि तुझे शिकायत करके मैंने गलती की, पर तू पूरी बिल्डिंग को तड़पता हुआ देखकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। ये नैतिकता का सवाल है। तुझे समझ आता है या नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा। नैतिकता, मिस्टर ली, जब आपने गैरकानूनी निर्माण की शिकायत की थी तब नैतिकता का जिक्र क्यों नहीं किया? लीची सिकुड़ गया और वो चीज गैरकानूनी थी, उसे गिराया जाना था। मैंने सिर हिलाया। सही है, इसलिए मैंने उसे गिरा दिया। और अब आप मुझे उसे दोबारा बनाने के लिए कह रहे हैं? क्या वो फिर से गैरकानूनी निर्माण नहीं होगा? समिति के श्री लियू ने बीच बचाव की कोशिश की। युवालिन, उसके स्तर मत गिरो। अब मुख्य समस्या यह है कि अन्य निवासी भी प्रभावित हुए हैं। श्रीमती वांग और बाकियों के बारे में सोचो, वे निर्दोष हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? जब बारिश रुकेगी तो मालिकों की समिति सारे नियमों को पूरा करने वाला एक ड्रेनेज सिस्टम लगवाने के लिए पैसे देगी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि वो गैरकानूनी नहीं होगा, पर अभी तुम्हें एक अस्थायी इंतजाम करना होगा। मैं हंसा। श्री लियू, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, पर सच में मैं नहीं कर सकता। बिल्डिंग निरीक्षण ने मुझे विध्वंस का आदेश दिया है। अगर मैं अब कुछ बनाता हूं तो वो अधिकारियों की अवहेलना करना होगा, और वो बहुत गंभीर है। मैं वो जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैनेजर निराश हो गया। तो फिर हम बस देखते रहेंगे कि नीचे वालों में पानी भरता रहे। मैंने हाथ फैला दिए। तो फिर बिल्डिंग निरीक्षण के पास जाइए, वे कोई समाधान निकालें। मैं तो बस एक साधारण नागरिक हूं, मैं तो बस कानून का पालन कर सकता हूं। लीची आखिरकार भड़क उठा। उसने मुझ पर उंगली उठाकर चिल्लाया, लाइन, तू जानबूझकर कर रहा है, तू मुझसे बदला ले रहा है। मैंने उसे शांति से देखा। मिस्टर ली, ये बदनामी है। मैं इसे एक बार फिर कहूंगा, मैंने सिर्फ कानून के अनुसार एक गैर कानूनी निर्माण गिराया है। जहां तक परिणामों की बात है, वे बिल्डिंग के डिजाइन की समस्या है। आपको बिल्डर या मैनेजर के पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। मैनेजर कुछ और कहने वाला था, पर मैंने उसे रोक दिया। इसके अलावा पानी का रिसना इसलिए है क्योंकि बिल्डिंग का मूल ड्रेनेज सिस्टम खराब है। वो मेरी गलती नहीं है। तीनों दरवाजे पर खड़े रह गए। कुछ कहने को नहीं था। आखिरकार श्री लियू ने आह भरी, ठीक है, ठीक है, हम कोई और समाधान सोचेंगे। जब मैंने दरवाजा बंद किया तो मैंने लीची को गलियारे में धीरे से गालियां देते सुना, पर मुझे परवाह नहीं थी क्योंकि बाहर बारिश न केवल रुकी थी बल्कि और तेज हो गई थी। मैंने परसों के मौसम का पूर्वानुमान देखने के लिए मोबाइल निकाला। अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश, और संयोग की बात, मौसम विभाग ने अभी अभी भारी बारिश के लिए पीली चेतावनी जारी की थी। मुझे डर है कि नीचे हालात और भी बदतर हो जाएंगे। अगले दिन दोपहर चेतावनी जारी होने के बाद मेरे घर की घंटी बजती रही। मैंने झांकी से देखा। बाहर लोगों का एक समूह था। श्रीमती हांग, श्री चेन और तीसरी और चौथी मंजिल के कई निवासी। कुल 7-8 लोग थे। मैंने दरवाजा खोला। क्या हुआ पड़ोसियों? श्रीमती वांग पहले बोली, बहुत आक्रामक स्वर में। ली, आज हम तुझसे स्पष्टीकरण लेने आए हैं। देख ले इन दिनों हमें कितना नुकसान हुआ है। ये 10 लाख से भी ज्यादा है। तू ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। श्री चेन उसके साथ हो लिए। बिल्कुल सही। कंगनी गिराने से पहले तूने हमें क्यों नहीं बताया? अब हमारे सभी परिवार इसके परिणाम भुगत रहे हैं। तुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। तीसरी मंजिल की श्रीमती सान और भी सीधी थी। लाइन, तू अटारी में रहता है। भले ही गैर कानूनी निर्माण गिराना ही था, तुझे हम नीचे रहने वालों के बारे में सोचना चाहिए था। और अब देख, मेरे घर की दीवारें पूरी तरह गीली हैं। मेरा बेटा लगातार खांस रहा है। मैंने समूह की तरफ देखा। मैं अच्छी तरह जानता था कि लीची ने ही उन्हें उकसाया था, क्योंकि समूह के पीछे लीची हाथ पर हाथ रखे खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मसंतोष का भाव था। उसे लगा कि मदद से वो मुझे झुकने पर मजबूर कर सकता है। पड़ोसियों, मैं समझता हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
मैंने शांत स्वर में कहा। पर कुछ बातें मुझे साफ कर देनी चाहिए। मैंने कानून के पालन में कंगनी गिराई थी। इसमें कोई अनियमितता नहीं थी। जहां तक आपके नुकसान की बात है, कानूनी तौर पर उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती वांग भड़क उठी। कैसे कोई लेना देना नहीं है? अगर तूने कंगनी नहीं गिराई होती तो मेरा घर पानी से नहीं भरता। मैंने सिर हिलाया। श्रीमती वांग सही कह रही हैं। दरअसल कंगनी गिराने की वजह से ही ऐसा हुआ। पर श्रीमती वांग, क्या आप जानती हैं कि मुझे उसे क्यों गिराना पड़ा? मेरे शब्दों के सामने भीड़ में एक संक्षिप्त सन्नाटा छा गया। लीची का चेहरा साफ तौर पर बदल गया। वो कुछ कहने वाला था, पर मैंने पहले कह दिया क्योंकि किसी ने बिल्डिंग निरीक्षण में गैर कानूनी निर्माण की शिकायत कर दी थी और उन्होंने कानून के अनुसार मुझे इसे गिराने का आदेश दिया था। मैं तो बस अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा था। जहां तक शिकायत करने वाले की बात है, मुझे लगता है कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बोलते हुए मैंने मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाया। ये उस दिन का है जब बिल्डिंग निरीक्षण आया था। मैंने अपने फोन से चुपके से रिकॉर्ड किया था। वीडियो में लीची और उसकी पत्नी नीचे थे। उसकी पत्नी मेरे घर को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी और उसे साफ सुनाई दे रहा था। देखा, वे सभी गिराने वाले हैं। देखते हैं ये अब भी इतना अहंकारी कैसे रहता है। देखते हैं ये यहां रहना कैसे जारी रखता है। वीडियो चलता रहा। लीची भी पास आया और बोला, हाँ, पक्का रिकॉर्ड करना और इसे मालिकों के चैट ग्रुप में डालना ताकि सब देख सकें। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन बनाता है। मैंने मोबाइल थोड़ा ऊपर उठाया ताकि सब अच्छे से देख सकें। पड़ोसियों, ये वीडियो उसी दिन रिकॉर्ड किया गया था जब बिल्डिंग निरीक्षण आया था। उस समय लीची और उसकी पत्नी उससे ज्यादा खुश नहीं हो सकते थे। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया जाने कि उनकी शिकायत सफल हो गई है। लोगों के भाव बदलने लगे। श्रीमती वांगसन रह गईं। श्री चेन ने माथा सिकोड़ लिया और श्रीमती संग ने अविश्वास से देखने के लिए लीची की तरफ मुड़ गईं। मैंने जारी रखा, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको नुकसान भरपाई करे तो आपको शिकायत करने वाले के पास जाना चाहिए। वही था जिसने इस निर्माण को गिराने पर जोर दिया था। वही था जिसने परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। वही था जिसकी वजह से आपके सभी घरों में पानी भर गया। मैंने तो बस बिल्डिंग निरीक्षण के आदेशों का निष्क्रिय रूप से पालन किया। मैंने क्या गलत किया है? श्रीमती वांग सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाली थीं। वो अचानक मुड़ी और लीची की तरफ इशारा किया। तो तू था, लीची, तू ही इस सबका दोषी है। तूने शिकायत करने से पहले हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? हम तुम्हारे नीचे वाले पड़ोसी। श्री चेन भी गुस्से से भर गए। तूने लिन की शिकायत की और आखिरकार तूने हम सबको नुकसान पहुंचाया। ये कैसे सुधरेगा? तीसरी मंजिल की श्रीमती संग और भी सख्त थी। लीची, तू मेरे बेटे के मेडिकल बिल और दीवारों की मरम्मत का पैसा, हर आखिरी पैसा देगा। अन्य पड़ोसी भी बोलने लगे। सब अब लीची के खिलाफ थे। लीची का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। उसने अपना बचाव करने के लिए मुंह खोला, पर उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई बचाव संभव नहीं था। उसकी शिकायत का सबूत अटल था। श्रीमती वांग ने लीची को कंधे से धक्का दिया। बोल, कुछ तो कह। शिकायत करते समय परिणामों के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो अब भुगतना पड़ेगा। लीची घिर गया। उसके माथे से पसीना निकलने लगा। उसने मुझे नाराजगी से भरी नजर से देखा, पर सबसे ज्यादा घबराहट से भरी, क्योंकि वो जानता था कि इस बार उसने सबका गुस्सा भड़का दिया था। गलियारे में आरोप प्रत्यारोप बढ़ते गए और मैं बस दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाए चुपचाप इस नाटकीय घटनाक्रम को देखता रहा। गलियारे में निंदा पूरे 10 मिनट तक चलती रही। लीची भीड़ से घिरा, पीले से बैंगनी होता गया और पसीने की बूंदें उसके गालों पर बह रही थीं। आखिरकार दांत पीसकर बोला, मुझे क्यों भरना पड़ेगा? मैनेजर की जिम्मेदारी है। बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। मैनेजर को इसे ठीक करना चाहिए और पैसे देने चाहिए। ठीक उसी समय मैनेजर सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो सुनकर गुस्से में हंसा। लीची, तूने अभी क्या कहा? अपने उद्धारकर्ता को देखकर लीची को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने हर साल समुदाय का शुल्क, हर आखिरी पैसा चुकाया है। बिल्डिंग का रख रखाव आपकी जिम्मेदारी है। अब हर जगह पानी टपक रहा है। अगर आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? मैनेजर भीड़ के बीचों बीच आ गया। उसने ठंडेपन से लीची की तरफ देखा। मिस्टर ली, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस मामले में प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लीची अचंभित रह गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैनेजर ने अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकाला, उसे सबके सामने खोला। 3 साल पहले जब मालिकों की समिति का गठन किया गया था, तो सभी मालिकों ने संपत्ति प्रबंधन सेवा अनुबंध के एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए थे। धारा 3 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि किसी मालिक के व्यक्तिगत कार्यों के कारण बिल्डिंग संरचना में कोई भी बदलाव या सहायक सुविधाओं का विध्वंस और उससे उत्पन्न कोई भी नुकसान प्रबंधन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। श्रीमती हांग ने करीब आकर देखा। वाकई वो खंड मौजूद था। मैनेजर ने लीची की तरफ इशारा किया। आपने लाइन के गैर कानूनी निर्माण की शिकायत की थी। आपने ही बिल्डिंग निरीक्षण पर कंगनी गिराने के लिए दबाव बनाया था।
इस पूरी घटना का कारण आपका व्यक्तिगत कार्य है। समझौते के अनुसार प्रबंधन का कोई दायित्व नहीं है। लीची का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने मुंह खोला। एक लंबी चुप्पी के बाद वो बड़बड़ाया, अच्छा, मुझे अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लिन ने पहली बार में गैर कानूनी निर्माण क्यों किया? मैंने एक जोरदार हंसी उड़ाई। मिस्टर ली, आपका तर्क दिलचस्प है। आपने एक गैर कानूनी निर्माण की शिकायत की है। मैं सहयोग करता हूं और उसे गिरा देता हूं, और अब आप मुझे उसके बनाने के लिए कोस रहे हैं। श्री चेन से भी और नहीं रुका गया। लीची, तू थोड़ी जिम्मेदारी ले सकता है। तूने शिकायत की तो तू ही जिम्मेदार है। उसके बोलते ही सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। लीची की पत्नी बिना दम लिए ऊपर भागी आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अभी भी किराने की टोकरी पकड़ रखी थी। जैसे ही उसने नजारा देखा, वो लीची के पास भागी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को परेशान कर रहे हो? वो तीखी आवाज में चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि माथा सिकोड़ने पर मजबूर होना पड़ता। श्रीमती वांग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, श्रीमती ली, आप ठीक समय पर आ गई। आपके परिवार ने लिन की शिकायत की है और पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया है। ये हिसाब हम कैसे चुकता करेंगे? लीची की पत्नी ने उसे घूर कर देखा। आपका क्या मतलब है पूरी बिल्डिंग को नुकसान? उसका गैर कानूनी निर्माण करना अपने आप में गलत था। उसकी शिकायत करना समुदाय के लिए एक सेवा थी। समुदाय के लिए एक सेवा। श्रीमती जे गुस्से से हंसी। तो फिर अब जब मेरा बेटा खांसी के साथ अस्पताल में है, तो क्या आप समुदाय की सेवा के रूप में बिल का भुगतान करेंगी? लीची की पत्नी ने ठुड्डी उठाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बेटे की सेहत नाजुक है। उससे हमारा क्या लेना देना? इसके अलावा पानी टपकना इसलिए है क्योंकि बिल्डिंग में समस्याएं हैं। उन्हें प्रबंधन या बिल्डर से शिकायत करनी चाहिए। हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? उन शब्दों ने सबके गुस्से की आग भड़का दी। श्री चेन ने सीधे अपना मोबाइल निकाला, अपना कॉल इतिहास दिखाया। मैंने पहले एक वकील से सलाह ले ली है और वकील ने यह बहुत साफ कर दिया है। लीची की शिकायत और उसके परिणामी नुकसान के बीच सीधा कारण संबंध है। उसे भरपाई की संयुक्त जिम्मेदारी लेनी होगी। लीची की पत्नी कुछ सेकंड के लिए अचंभित रह गई। अचानक वो फर्श पर गिर पड़ी। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। अपनी जांघें पीट रही थीं। ये अत्याचार है। हम सब पड़ोसी हैं। हमने अच्छी नीयत से गैर कानूनी निर्माण की शिकायत की और अब हम बुरे लोग निकले। पर यह क्या है? उसका विलाप जोरदार था, पर गलियारे में किसी को भी उस पर दया नहीं आई। श्रीमती वांग ने ठंडेपन से कहा, नाटक करना बंद करो, ये तरीका काम नहीं करेगा। तीसरी मंजिल की श्रीमती सांग और भी सीधी थी। श्रीमती ली, अगर आपको सच में इतना बुरा लग रहा है तो हम अदालत में मिलते हैं। वैसे भी हम अपने घर के नुकसान का पहले ही आकलन करा चुके हैं। वो 1,80,000 है और मैं एक पैसा भी माफ नहीं करूंगी। अन्य परिवार भी अपने नुकसान की रकम बताने लगे। कुल मिलाकर ये 10 से अधिक लाख था। ये रकम सुनकर लीची डगमगा गया। उसने लगभग अपना संतुलन खो दिया। लीची की पत्नी ने अपना हंगामा जारी रखने की कोशिश की, पर श्री चेन ने उसे रोक दिया। बस करो, बेवकूफ बनाना बंद करो। 3 दिनों में हमें एक क्षतिपूर्ति प्रस्ताव दो, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये कहकर श्री चेन सबसे पहले मुड़े और सीढ़ियां उतर गए। श्रीमती हुआंग, श्रीमती सांग और बाकी भी चले गए। जाने से पहले सभी ने उस जोड़े को ऐसे देखा जैसे वे कचरा हों। गलियारा जल्दी से खाली हो गया। केवल लीची की पत्नी फर्श पर बैठी रह गई और एक लीची जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाए खड़ा था। मैंने धीरे से कहा, मिस्टर ली, वयस्क अपने कार्यों के परिणाम भुगतते हैं। मैंने बोलना खत्म ही किया था कि नीचे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जैसे कोई चीज टूट गई हो। धमाका श्रीमती सांग की खिड़की से आया था। तीसरी मंजिल पर बाहरी दीवार की एक टाइल बारिश से पूरी तरह भीग कर आखिरकार ढीली हो गई और नीचे बगीचों पर गिरकर चकनाचूर हो गई। मैनेजर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो देखने के लिए सीढ़ियां उतरकर भागा। वो बिना रुके बड़बड़ा रहा था, अब सच में हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। लीची और उसकी पत्नी गर्दन झुकाए घर वापस चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लीची की पत्नी ढह गई। उसने एक प्याला फर्श पर पटक दिया और लीची पर चिल्लाई, 10-20 लाख? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मैंने तुझसे कहा था शिकायत मत करना। तूने मेरी नहीं सुनी और अब देख। लीची उदास चेहरे के साथ कुछ नहीं बोला। वो खिड़की के पास गया, गिरती बारिश को देखा, अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं। थोड़ी देर बाद दांतों के बीच बोला, मैं नहीं दूंगा, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। उसकी पत्नी अचंभित रह गई। क्या तू पागल हो गया है? उन्होंने कहा कि वे अदालत जाएंगे। अगर तूने नहीं दिए तो जज तुझे मजबूर कर देगा। लीची मुड़ा। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। तो फिर इसे खींचने दो।
मैं इसे तब तक खींचूंगा जब तक वे हार नहीं मान लेते। इसके अलावा ये मेरी गलती नहीं है, ये बिल्डिंग के ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है। अगर मैं इसे साबित कर दूं तो वे अदालत में मुझसे नहीं जीत पाएंगे। उसकी पत्नी ने उसे शक की नज़र से देखा। तो क्या करने की सोच रहा है? लीची ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर खोजना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब मैं बालकनी में पौधों को पानी दे रहा था तो मैंने नीचे से ड्रिल की आवाज़ सुनी। मैं झुककर देखने लगा। लीची की बालकनी में वर्क वेस्ट पहने दो मजदूर दीवार में जोर से छेद कर रहे थे। मेरे पेट में गांठ सी हो गई। मैं तुरंत नीचे गया और लीची के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने खुद दरवाजा खोला। जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट का भाव कौंधा, पर उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। तू क्या चाहता है, लिन? मैंने बालकनी की तरफ इशारा किया। तू क्या कर रहा है? लीची ने दरवाजे को रोकते हुए मुझे अंदर नहीं देखने दिया। मैं ड्रेनेज की समस्या ठीक कर रहा हूं, उसमें कुछ गलत नहीं है ना? मैं दीवार में कुछ ड्रेनेज छेद करने जा रहा हूं ताकि जमा पानी सीधे बाहर निकल जाए। इस तरह ये घर के अंदर नहीं घुस पाएगा। क्या तू पागल हो गया है? मैंने आवाज बढ़ाई। तू बाहरी दीवार में छेद करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये लोड बेयरिंग दीवार है और इसमें वाटरप्रूफिंग की एक परत है। तू बिल्डिंग की संरचना को नुकसान पहुंचा रहा है। लीची ने हठपूर्वक ठुड्डी उठाई। मैं बस अपनी बालकनी की दीवार में कुछ छेद कर रहा हूं, उससे किसे परेशानी है? इसके अलावा तूने ही कंगनी गिराई थी और इसलिए मेरा घर पानी से भर गया। अगर मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूं तो उसमें क्या बुराई है? मैंने गहरी सांस ली। लीची, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं कि काम तुरंत बंद कर दे। अगर तूने ऐसा ही किया तो सिर्फ तेरे घर को ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग को परेशानी होगी। लीची ने ठंडी हंसी उड़ाई। मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैंने एक पेशेवर टीम को काम पर रखा है। उन्होंने मुझे बताया है कि छोटे से छेदों से बिल्डिंग की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता। तू बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं ठीक हो जाऊं। तुझे डर है कि अगर मैंने पानी की समस्या ठीक कर दी तो तेरा बदला अपना सारा अर्थ खो देगा। ये कहकर उसने मेरे सामने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, अंदर से ड्रिल की आवाज सुनता रहा। एक बुरा एहसास मुझ पर हावी हो गया। घर वापस आकर मैंने तुरंत मैनेजर को फोन किया। मैनेजर मेरी बात सुनकर सतर्क हो गया। क्या? उसने बाहरी दीवार में छेद करने की हिम्मत कर दी। मैं अभी वहां पहुंचता हूं। 10 मिनट बाद मैनेजर और एक सिक्योरिटी गार्ड लीची के दरवाजे पर पहुंचे, पर लीची ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। वो बस अंदर से चिल्लाया, मैं अपने घर में काम कर रहा हूं, ये उचित और कानूनी है, ये आपके बस का नहीं है। मैनेजर ने आधे घंटे तक बाहर से उसे मनाने की कोशिश की, पर लीची ने सब अनसुना कर दिया। आखिरकार ड्रिल की आवाज बंद हो गई। मैनेजर ने सोचा कि लीची ने समझदारी दिखा दी है और राहत की सांस ली, पर थोड़ी देर बाद ही नीचे की मंजिल पर घबराहट की चीखें सुनाई दी। मैं खिड़की की ओर भागा और नीचे देखा। 5वीं मंजिल पर श्री चेन की बालकनी की बाहरी दीवार पर कई खतरनाक दरारें दिखाई दी थीं और दरारें धीरे धीरे फैल रही थीं। दीवार के टुकड़े गिरने शुरू हो गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि दरारों से लगातार रेत और सीमेंट मिश्रित गंदा पानी बह रहा था जो बाहरी दीवार से नीचे गिर रहा था। दीवार पर काले निशान छोड़ते हुए श्री चेन अपने घर से बाहर भागे। गलियारे में खड़े होकर वो पूरे जोर से चिल्लाया, लीची, तूने क्या कर डाला? मेरी दीवार टूट रही है। चौथी और तीसरी मंजिल के पड़ोसियों ने भी ये देखने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए कि क्या हो रहा है। जल्द ही उन्हें वही समस्या दिखी। बाहरी दीवार न केवल टूटी हुई थी बल्कि रिसाव पहले से भी बदतर था। और अधिक गंभीर बात यह थी कि दरारों से जो पानी निकल रहा था वो बड़ी मात्रा में रेत और छोटे पत्थरों के साथ मिश्रित था। ये दीवार के अंदर की भराव वाली सामग्री थी जो क्षतिग्रस्त होने के बाद ढीली हो रही थी। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना मोबाइल निकाला, कांपते हाथों से निर्माण प्राधिकरण का नंबर मिलाया। इस बार आपदा वास्तविक थी। इसी समय लीची के घर में दोनों मजदूर अपने औजारों को समेटकर जाने की तैयारी कर रहे थे। लीची ने अपनी बालकनी की दीवार की तरफ देखा जिसमें 5 सेंटीमीटर व्यास के 7-8 छेद थे और उसके चेहरे पर आत्मसंतोष की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने समस्या का समाधान कर दिया है, पर वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी एक बहुत बड़ा छेद खोल दिया था। मैनेजर अभी तक अपनी कॉल खत्म नहीं कर पाया था कि तीसरी मंजिल पर एक और भी बड़ा धमाका सुनाई दिया। श्रीमती सांग अपने घर से बाहर भागी चिल्लाते हुए। उसके कमरे की दीवार अचानक गिर गई, फर्श पर टकराकर और धूल के ढेर में बदल गई। दीवार के अंदर की स्टील की छड़ें उजागर हो गई थीं। वे जंग से ढकी हुई थीं। मेरी खिड़की से मैं स्पष्ट देख सकता था कि पूरी बिल्डिंग में बाहरी दीवार की दरारें कैसे फैल रही थीं। वे दरारें मकड़ी के जाले की तरह छठी मंजिल से शुरू हो रही थीं जहां लीची ने छेद किए थे और सभी दिशाओं में फैल रही थीं। तीसरी मंजिल तक पहुंच रही थीं।
सबसे चौड़ी दरार पहले से ही एक छोटी उंगली की मोटाई के बराबर थी। बारिश का पानी दरारों से रिस रहा था। बाहरी दीवार से रेत और कीचड़ बहा रहा था। गहरे भूरे रंग की नालियां छोड़ रहा था। 10 मिनट बाद निर्माण प्राधिकरण से एक इंजीनियर आया। वो लगभग 50 साल का एक वयोवृद्ध व्यक्ति था, जिसका उपनाम सन था। इंजीनियर सन ने पेशेवर उपकरणों के साथ पूरी बाहरी दीवार का निरीक्षण किया। उसका चेहरा और अधिक उदास होता जा रहा था। अंत में उसने अपना चश्मा उतार दिया। उसकी आवाज गंभीर थी। समस्या गंभीर है। लीची ने जिस स्थान पर छेद किए हैं, वो बिल्कुल बिल्डिंग की शियर दीवार के साथ मेल खाता है। उसने न केवल वाटरप्रूफिंग परत को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लोड बेयरिंग संरचना के एक हिस्से को भी छेद दिया है। अभी पूरी बिल्डिंग के तनाव का वितरण बदल गया है। लगातार बारिश के कारण दीवारों की मजबूती कम हो गई है। किसी भी समय बड़े पैमाने पर ढहाव हो सकता है। मैनेजर मुर्दे की तरह पीला पड़ गया था। तो फिर अब हम क्या करें? इंजीनियर सन ने आसमान की तरफ देखा, जहां बारिश हो रही थी। पहले तीसरी से छठी मंजिल के निवासियों को खाली करवाओ, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गंभीर दरारें हैं। फिर तुरंत रिपोर्ट करो। इस तरह का सुरक्षा खतरा एक पेशेवर टीम के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उसके बोलते ही चौथी मंजिल पर एक भारी आवाज सुनाई दी। दीवार का एक और टुकड़ा गिर गया था। श्री चेन के सामने वाला पड़ोसी डर के मारे हरा हो गया। उसने अपने बच्चे को पकड़ा और सीढ़ियां उतर भागा। इस बार श्रीमती हांग सच में बहुत गुस्से में थी। वो लीची के दरवाजे पर दौड़ी और जोर से दस्तक दी। लीची, अभी बाहर निकल। तुझे पता है तूने क्या किया है? तू हम सबको मार डालेगा। लीची ने दरवाजा खोला। वो अभी भी अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बस कुछ छेद किए थे। इतना गंभीर नहीं हो सकता। तुम लोग मुझसे पैसे निकालने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। इंजीनियर सन पास आया। उसका चेहरा बैंगनी था। क्या तुम लीची हो? क्या तुम जानते हो कि तुमने किस तरह की दीवार छेदी है? ये एक शेयर दीवार है। बिल्डिंग की मुख्य लोड बेयरिंग संरचना। तुमने लोड बेयरिंग दीवार को नुकसान पहुंचाया है और पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। यह एक गंभीर सुरक्षा दुर्घटना है। लीची अचंभित रह गया। उसके होंठ कांपने लगे। मैं नहीं जानता था। मजदूरों ने कहा था कि छेद किया जा सकता है। इंजीनियर सन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। कौन से मजदूर? एक पेशेवर कंस्ट्रक्शन टीम आपको बिना ब्लूप्रिंट और बिना परमिट के लोड बेयरिंग दीवार छेद देगी। आपने किस तरह के नकली ठेकेदारों को काम पर रखा है? लीची के पास कहने को कुछ नहीं रह गया था। उसकी पत्नी घर से बाहर भागी। इंजीनियर सन की आस्तीन पकड़ ली। तो फिर अब हम क्या करें? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इंजीनियर सन ने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया। इसे ठीक किया जा सकता है, पर मरम्मत की लागत कम से कम 20 लाख होगी। और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, इन मंजिलों के निवासी यहां नहीं रह सकते। ये बहुत खतरनाक है। जैसे ही 20 लाख का आंकड़ा बोला गया, लीची दरवाजे के फ्रेम से टकराकर गिर गया। वो दीवार से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। श्रीमती वांग खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपना मोबाइल निकाला और सीधे पुलिस को फोन कर दिया। 20 मिनट से भी कम समय में 2 पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। स्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद उन्होंने तुरंत शहरी प्रबंधन एजेंसी से संपर्क किया। आधे घंटे बाद वही एजेंसी का मुखिया, जो विध्वंस को अंजाम देने आया था, धमकी भरे अंदाज में अपने 4 लोगों के साथ सीढ़ियां चढ़ आया। मुखिया ने लीची को देखा। उसका चेहरा बहुत उदास था। तो तुम हो लीची? पिछली बार गैरकानूनी निर्माण के विध्वंस के लिए हमने मध्यम रवैया दिखाया और प्रक्रिया का पालन करते हुए तुम्हें पर्याप्त समय और सम्मान से अधिक दिया, पर नतीजा यह हुआ कि तुम मुड़ते हो और अपने हाथों से बिल्डिंग की लोड बेयरिंग संरचना को नुकसान पहुंचाते हो। तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई, है ना? लीची के पैर कांप रहे थे। मुखिया साहब, मैं सच में नहीं जानता था कि ये लोड बेयरिंग दीवार थी। मैं तो बस पानी निकालना चाहता था। मुखिया ने उसे टोकते हुए कहा। नहीं जानता था? क्या तुम जानते थे कि बिना अधिकार के घर की संरचना को बदलना और उसकी लोड बेयरिंग दीवारों को नुकसान पहुंचाना निर्माण कानून का एक गंभीर उल्लंघन है? क्या तुम जानते थे कि तुम्हारे कार्यों ने सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और ये खतरनाक साधनों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का अपराध हो सकता है? लीची के चेहरे से रंग का आखिरी निशान भी गायब हो गया। उसकी पत्नी फर्श पर गिर पड़ी, बिना रुके बड़बड़ा रही थी। खत्म, खत्म। एजेंसी के मुखिया ने अपनी सर्विस कैमरा निकाला और लीची की तरफ पॉइंट किया। हम तुम पर एक भारी जुर्माना लगाएंगे और तुम्हें 7 दिनों के भीतर सभी क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत करने का आदेश देंगे। यदि और अधिक गंभीर परिणाम होते हैं तो तुम आपराधिक जिम्मेदारी लोगे। ये कहकर वो इंजीनियर सन की तरफ मुड़ा। इंजीनियर सन, कृपया आप नुकसान मूल्यांकन की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाइए। हम एक केस खोलने जा रहे हैं। गलियारा कब्र जैसे सन्नाटे में डूब गया। सब लीची को ऐसे देख रहे थे जैसे वो एक मुर्दा हो। और मैं अपने दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाए इस व्यक्ति को देख रहा था जिसने वैसा ही बोया था जैसा उसने काटा।
मेरे दिमाग में बस 4 शब्द थे, अपनी ही कब्र खोदना। अगली सुबह निर्माण प्राधिकरण और शहरी प्रबंधन एजेंसी की संयुक्त निरीक्षण टीम मौके पर पहुंची। कुल 7 लोग आए थे, 3 स्ट्रक्चरल इंजीनियर, 2 शहरी प्रबंधन एजेंट, एक निर्माण प्राधिकरण निरीक्षक और एक कार्मिक जो विशेष रूप से फोटो खींचने और सबूत इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। अपनी बालकनी से मैंने उन्हें नीचे पेशेवर उपकरण लगाते देखा। इंजीनियर सन 2 युवा इंजीनियरों के साथ लेजर डिस्टेंस मीटर और क्रैक चौड़ाई मापने वाले उपकरण का उपयोग करके बाहरी दीवार का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। प्रत्येक माप एक नोटबुक में दर्ज किया जा रहा था। लीची छठी मंजिल की खिड़की से देख रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। निरीक्षण पूरे 3 घंटे तक चला। दोपहर 12 बजे इंजीनियर सन दस्तावेजों और फोटो की एक मोटी फोल्डर के साथ लीची के दरवाजे पर आया। एजेंसी का मुखिया और निर्माण निरीक्षक उसके पीछे थे। हलचल सुनकर मैं भी अपने दरवाजे पर आ गया। मैं सुनने के लिए गलियारे में खड़ा रहा। इंजीनियर सन ने रिपोर्ट खोली और पढ़ना शुरू किया। निरीक्षण के बाद यह निर्धारित किया गया है कि लीची ने बिना अधिकार के बाहरी दीवार में 8 छेद किए, जिनमें से 5 सीधे शियर दीवार के माध्यम से गए। मुख्य लोड बेयरिंग संरचना को नुकसान पहुंचाया। इसके परिणामस्वरूप बिल्डिंग में तीसरी से छठी मंजिल तक 37 दरारें आ गई हैं। कुल लंबाई 120 मीटर है। दीवार की वाटरप्रूफिंग परत बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई है और अंदरूनी स्टील की छड़ों का जंग लगना तेज हो गया है। प्रारंभिक मूल्यांकन इंगित करता है कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सुरक्षा रेटिंग लेवल ए से घटकर लेवल सी हो गई है, जो इसे खतरनाक बिल्डिंग के रूप में वर्गीकृत करता है। यह सुनकर लीची की पत्नी को लगा कि उसके पैर जवाब दे रहे हैं। वो लगभग गिर ही गई थी। लीची ने उसे पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। और ये कैसे ठीक होगा? इंजीनियर सन ने उसकी तरफ देखा। मरम्मत योजना के लिए पहले लोड बेयरिंग संरचना को मजबूत करना होगा, फिर वाटरप्रूफिंग परत को दोबारा करना होगा और अंत में बाहरी दीवार की मरम्मत करनी होगी। पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक पेशेवर योग्यता वाली कंस्ट्रक्शन टीम की आवश्यकता होती है। कार्यान्वयन की अवधि कम से कम 3 महीने होगी। लागत रूढ़िवादी रूप से लगभग 20 से 25 लाख अनुमानित है। लीची डगमगा गया। 20 से 25 लाख, एजेंसी के मुखिया ने कहा, और यह केवल मरम्मत की लागत है। शहरी और ग्रामीण नियोजन अधिनियम और निर्माण अधिनियम के अनुसार बिना अधिकार के बिल्डिंग की लोड बेयरिंग संरचना को नुकसान पहुंचाने के लिए हम तुम पर अधिकतम संभव जुर्माना लगाएंगे। ये कहते हुए उसने अपनी फोल्डर से एक प्रशासनिक दंड आदेश निकाला। उसने उसे लीची के सामने खोला। चूंकि तुम्हारे कार्यों ने एक गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर दिया है और पूरी बिल्डिंग के निवासियों के जीवन और संपत्ति को खतरे में डाल दिया है, हमने तुम पर 8 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। साथ ही तुम्हें 7 दिनों के भीतर एक मरम्मत योजना प्रस्तुत करने, 15 दिनों के भीतर काम शुरू करने और 3 महीने की अवधि के भीतर सभी मरम्मत कार्य पूरे करने का आदेश दिया जाता है। यदि तुम निर्धारित समय सीमा के भीतर पालन नहीं करते हैं तो हम अदालत के माध्यम से जबरन वसूली के लिए आवेदन करेंगे और तुमसे आपराधिक जिम्मेदारी वसूलेंगे। 8 लाख। लीची की आंखें थाली के समान खुल गईं। मरम्मत की लागत को मिलाकर वो 30 लाख से अधिक थी। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? निर्माण निरीक्षक ने ठंडेपन से कहा, पैसा होना न होना तुम्हारी समस्या है, पर तुम्हें इसका पालन करना होगा, नहीं तो ये बिल्डिंग खंडहर घोषित कर दी जाएगी और सभी निवासियों को बेदखल करना होगा। वे सामूहिक रूप से तुम पर मुकदमा करेंगे और जो नुकसान भरपाई तुम्हें करनी होगी वो और भी अधिक होगी। लीची पूरी तरह सदमे में था। उसका मुंह खुला रह गया और वो काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाया। एजेंसी के मुखिया ने आदेश मेज पर रख दिया, सोचने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है। जब तुम पक्का कर लो तो एजेंसी में आकर साइन करना। हम चलते हैं। निरीक्षण टीम के सदस्य सीढ़ियां उतर गए। मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने अभी बैठा ही था कि मैंने गलियारे में तेज कदमों की आवाज सुनी। मैंने झांकी से देखा। लीची चुपके से एजेंसी के मुखिया का पीछा कर रहा था। उसने उसे सीढ़ियों के मोड़ पर पकड़ लिया। मुखिया साहब, मुखिया साहब, 1 मिनट रुकिए। एजेंसी का मुखिया रुका, मुड़ा और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? लीची ने इधर उधर देखा, यह सुनिश्चित किया कि कोई नहीं है। फिर अपनी जेब से क्राफ्ट पेपर का लिफाफा निकाला और मुखिया के हाथ में थमा दिया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मुखिया साहब, क्या हम इस मामले में थोड़ा लचीलापन दिखा सकते हैं? क्या जुर्माना थोड़ा कम किया जा सकता है? मेरा परिवार सच में इतना पैसा नहीं जुटा सकता। एजेंसी के मुखिया ने अपने हाथ में लिफाफे की तरफ देखा, पर उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने एक कदम पीछे हट गया। लिफाफा फर्श पर गिर गया। उसमें से कई लाल नोट निकल आए। लीची, तू क्या कर रहा है? मुखिया की आवाज ठंडी थी। लीची को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था और वो बोलता रहा, मुखिया साहब, मैं जानता हूं कि काम कैसे होता है। ये तो बस एक छोटी सी बात है।
मुझ पर थोड़ी रहम करो। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। चिंता मत करो, ये मामला पूरी तरह गुप्त रहेगा। मुखिया ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और अचानक अपनी वर्दी खोली। बॉडी कैमरा दिखाया। छोटा कैमरा सीधे लीची की तरफ था। लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। लीची, मैं तुझे औपचारिक रूप से सूचित करता हूँ कि तुम्हारे सभी शब्द और कार्य इस बॉडी कैमरे द्वारा पूरी तरह से रिकॉर्ड किए गए हैं। तुम पर एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। ये एक अपराध है। लीची के चेहरे से रंग तुरंत उड़ गया। उसने लाल बत्ती वाले कैमरे की तरफ देखा और वहीं पूरी तरह सन्न हो गया। मुखिया अपने पीछे वाले युवा एजेंट की तरफ मुड़ा और बोला, एजेंट वांग, पुलिस को बुलाओ। 10 मिनट से भी कम समय में 2 पुलिसकर्मी बिल्डिंग में पहुंच गए। लीची सीढ़ियों पर सिर हाथों में लिए गिरा पड़ा था। वो बिना रुके बड़बड़ा रहा था, मैं खत्म हो गया। जब पुलिस लीची को ले जा रही थी, बिल्डिंग के सभी निवासी तमाशा देखने के लिए नीचे इकट्ठा हो चुके थे। श्रीमती वांग सबसे आगे हाथ पर हाथ रखे खड़ी थी। वो ठंडेपन से लीची को पुलिस की गाड़ी में डालते देख रही थी। बूढ़े चेन ने तो रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल भी निकाल लिया, आश्चर्य से टिप्पणी करते हुए, वाह वाह वाह, उसे न केवल भुगतान करना होगा बल्कि जेल भी जाना होगा। कार में चढ़ने से पहले लीची ने मुड़कर छठी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा। उसकी पत्नी खिड़की पर भूत की तरह पीले चेहरे के साथ खड़ी थी। पुलिस की गाड़ी के जाने के बाद भीड़ धीरे धीरे छंट गई। मैं घर लौटा, अपने लिए एक कप चाय बनाई और तमाशा देखने के लिए बालकनी में बैठ गया। 3 घंटे बाद लीची की पत्नी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी। वो अपने घर से बिखरे बालों के साथ बाहर भागी। वो गलियारे में एक ओर से दूसरी ओर चल रही थी, बिना रुके बड़बड़ा रही थी। अब हम क्या करेंगे? बिल्डिंग मैनेजर उसे सांत्वना देने आया। श्रीमती ली, कृपया पहले शांत हो जाइए। तुम चाहते हो कि मैं कैसे शांत रहूं? आज तुम्हारे पति ने 20 से 25 लाख मरम्मत के लिए बर्बाद कर दिए और अब रिश्वत देने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हमें बर्बाद कर देगा और ऊपर से वो जेल भी जाएगा। ये सब उस दिन की गलती है। ये सब उसकी गलती है। मैंने दरवाजा खोला और चौखट पर टेक लगा दी। श्रीमती ली, आप ऐसा कहना उचित नहीं है। आप ही थे जिन्होंने गैरकानूनी निर्माण की मेरी शिकायत की थी। लीची था जिसने लोड बेरिंग दीवार में छेद किए और वही था जिसने रिश्वत देने की कोशिश की। इस सब में मैंने क्या गलत किया है? लीची की पत्नी मुझे मारने के लिए झपटी, पर बिल्डिंग मैनेजर ने उसे रोक लिया। उसने मुझ पर उंगली उठाकर चिल्लाया, तूने जानबूझकर किया। तू हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता था। मैनेजर उसे हटा रहा था। श्रीमती ली, अगर आप परेशानी पैदा करती रहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बजा। वह पुलिस स्टेशन से था। उन्होंने उसे सूचित किया कि लीची को लेने आए। पता चला कि पहला अपराध होने के कारण पुलिस स्टेशन ने फिलहाल उसे हिरासत में नहीं लेने और चेतावनी देने का फैसला किया था, पर यह अपराध उसके रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था और उसे जांच में सहयोग करना होगा। लीची की पत्नी ने फोन रखा, आंसू पोंछते हुए सीढ़ियां उतर गई। 1 घंटे बाद दोनों एक के बाद एक घर लौटे। मैंने झांकी से देखा। लीची का चेहरा राख जैसा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वो 10 साल बूढ़ा लग रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लीची की पत्नी बेरहमी से उस पर चिल्ला रही थी, ये सब तेरी गलती है। मैंने तुझसे कहा था कि शिकायत मत करना, पर तूने अपनी जिद की। मैंने तुझसे कहा था कि छेद मत करना, पर तूने अपनी जिद की। और देख, अब रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या तू बेवकूफ है या क्या? लीची भी गुस्से में आ गया। और तुझे अभी भी मुझसे ये कहने का चेहरा है? वो कौन थी जो मेरे कान में रोज ये कहती थी कि लिन ने छत पर गैरकानूनी निर्माण करना कैसे उचित नहीं है? वो कौन थी जो कहती थी कि हमें शिकायत करनी चाहिए? अब जब परेशानी हुई है तो सारा दोष मुझ पर मड़ रही है। बकवास मत कर। मैंने कहा था शिकायत करने को, पर किसने कहा था तोड़ फोड़ करने के बाद पीछे हट जाने को? किसने कहा था वो छेद करने को? और किसने कहा था रिश्वत देने को? वो सब तेरे अपने विचार थे। लीची ने ठंडी मुस्कान दी। अगर ये परिवार न होता तो क्या तुझे लगता है मैं ये करता? अब घर में पानी भर गया है और तू मरम्मत का पैसा नहीं देना चाहती। मैं क्या करता? और ऊपर से तू शिकायत कर रही है। लीची की पत्नी की आवाज अब गिड़गिड़ाहट में बदल चुकी थी। 30 लाख से अधिक? हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? घर की कीमत तो सिर्फ 40 लाख है। अगर उसमें से बंधक घटा दें तो मुश्किल से 10 लाख से अधिक बचता है। तो फिर घर बेच देते हैं। घर बेच दें, फिर हम कहाँ रहेंगे? और मुझे क्या पता? क्या तुझे लगता है मैं ये चाहता था? ये सब उस लिन की वजह से है। वो हमें जानबूझकर फंसा रहा है। लीची पूरी तरह भड़क उठा। बहस और तेज हो गई। अंत में चीजों के टूटने और मुक्कों व लातों की आवाजें भी सुनाई दी। लीची की पत्नी चिल्लाई, क्या तू मुझे मारने की हिम्मत करता है, कमीने? लीची पीछे नहीं हटा। कमीना तू है। बस पैसे उड़ाना आता है। जब परेशानी आती है तो बस रोना आता है।
एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई फर्श पर गिरा हो। उसके तुरंत बाद और अधिक हिंसक लड़ाई की आवाज, गालियों और रोने के साथ मिश्रित। श्रीमती वांग से और नहीं रुका गया और उसने अपने दरवाजे से चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? दिन दहाड़े कैसा तमाशा बना रहे हो? अंदर की लड़ाई कुछ सेकंड के लिए रुकी, पर फिर शुरू हो गई और पहले से भी अधिक हिंसक हो गई। मैंने अपना मोबाइल निकाला और शांति से पुलिस को फोन किया। 15 मिनट बाद 2 पुलिसकर्मी फिर से छठी मंजिल पर आ गए। उन्होंने लीची के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने जो देखा वो एक पूर्ण आपदा थी। सेंटर टेबल उल्टी थी, फर्श पर टूटा हुआ कांच बिखरा था, लीची का चेहरा मार मार कर सूज गया था, उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। उसकी पत्नी की हालत और भी खराब थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर नाखूनों के 5 स्पष्ट खरोंच के निशान थे। पुलिसकर्मियों को देखकर दोनों सन्न रह गए। पुलिसकर्मी ने उनकी तरफ गंभीर चेहरे के साथ देखा और कहा, तुम दोनों हमारे साथ चलो। लीची की पत्नी घबरा गई। ये तो एक पारिवारिक विवाद है। पुलिसकर्मी ने फर्श पर खून के धब्बों की तरफ इशारा किया। इसे तुम पारिवारिक विवाद कहते हो? यह आपसी मारपीट है और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन है। चलो, पुलिस स्टेशन में चलकर साफ करो। लीची फर्श पर गिर पड़ा, पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपना चेहरा ढक लिया, उसके कंधे हिल रहे थे और वो दबी हुई सिसकियां ले रहा था। उसकी पत्नी ने भी विरोध करना बंद कर दिया और पुलिसकर्मियों के साथ घर से बाहर चली गई। गलियारे में पड़ोसियों ने देखा कि उस जोड़े को फिर से ले जाया जा रहा है और उन्होंने सिर हिला दिए। श्रीमती वांग ने आह भरी, ये कर्म है। एक दिन में 2 बार पुलिस स्टेशन। ये परिवार पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपनी चाय का घूंट लिया। बाहर बारिश हो रही थी, पर नीचे एक और भी बड़ा तूफान आ रहा था, क्योंकि कल वो समय सीमा समाप्त हो रही थी जिस पर प्रभावित पड़ोसियों ने मुकदमा दायर करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। लीची और उसकी पत्नी पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिताकर लौटे। अगली सुबह 8 बजे दंपति घर लौटे तो उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। घर में घुसते ही उनकी मुलाकात बिल्डिंग मैनेजर और गलियारे में इंतजार कर रहे 7 प्रभावित पड़ोसी परिवारों से हुई। श्रीमती हांग ने दस्तावेजों का एक गट्ठर पकड़ रखा था। लीची, 3 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। तू हमें नुकसान भरपाई कैसे करेगा? लीची की आवाज बैठी हुई थी। मेरे पास पैसे नहीं है। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। बूढ़े चेन ने ठंडी हंसी उड़ाई। पैसे नहीं है तो घर बेच दे, आखिरी दिन है। अगर तूने हमें आज कोई समाधान नहीं दिया तो हम अभी कोर्ट जाएंगे। लीची की पत्नी ने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, पर श्रीमती सांग ने उसे टोक दिया। नाटक करना बंद कर। कल पूरी बिल्डिंग ने तुम्हारे घर की लड़ाई का शोर सुना। अगर लड़ने की ताकत है तो भुगतान करने की भी ताकत है। मैनेजर ने घड़ी देखी। लीची, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, भुगतान करेगा या नहीं? लीची ने दांत पीस लिए। सच में मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकता। तुम लोग मुझे कुछ महीने की मोहलत क्यों नहीं देते? मुझे समाधान ढूंढने का समय दो। श्रीमती वांग बिना कुछ कहे मुड़ गईं। चलो कोर्ट चलते हैं। 7 प्रभावित परिवार सामूहिक रूप से सीढ़ियां उतर गए। लीची उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागा, पर बूढ़े चेन ने उसे धक्का देकर हटा दिया। दोपहर 12 बजे कोर्ट ने औपचारिक रूप से केस स्वीकार कर लिया। एक मुख्य गवाह के रूप में मुझे भी बयान देने के लिए बुलाया गया। मध्यस्थता कक्ष में जज ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और 3 वीडियो चलाए। पहला उस दिन का था जब निरीक्षण आया था, जिसमें लीची और उसकी पत्नी नीचे आत्मसंतोष के भाव से रिकॉर्ड कर रहे थे। दूसरा उस दिन का था जब लीची ने मजदूरों को छेद करने के लिए काम पर रखा था। एक रिकॉर्डिंग जो मैंने अपनी मंजिल से बनाई थी। तीसरी सुरक्षा कैमरे की थी, जब उसका घर पानी से भर गया था और वो मुझे गलियारे में परेशान कर रहा था। वीडियो देखने के बाद जज का चेहरा गंभीर हो गया। ये सबूत ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पूरी घटना का कारण लीची की शिकायत थी। बाद में नुकसान का बढ़ना लीची द्वारा बिना अधिकार के लोड बेरिंग दीवार को नष्ट करने के कारण हुआ था। जिम्मेदारी बहुत स्पष्ट है। श्रीमती वांग और बाकियों ने भी नुकसान की सूची और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रभावित 6 परिवारों का कुल नुकसान 13,20,000 था, जिसमें फर्नीचर, उपकरण, नवीनीकरण और इन 3 महीनों के किराए के खर्च शामिल थे। जज ने लीची की तरफ देखा। आपको कुछ कहना है? लीची ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। जज साहब, मुझे पता है मैंने गलती की है, पर सच में मेरे पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या मैं किस्तों में भुगतान कर सकता हूँ? 10-20 सालों में मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। जज ने सिर हिला दिया। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित परिवारों के नुकसान की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। वे 10 या 20 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको अभी भी एजेंसी का जुर्माना और बिल्डिंग की मरम्मत की लागत का सामना करना है। कुल राशि 30 लाख से अधिक है। आपके नाम पर क्या संपत्ति है? लीची ने लार निगली। बस बस एक फ्लैट, और मुझे अभी भी 6 लाख का बंधक चुकाना बाकी है।
जज ने दस्तावेजों की समीक्षा की। उस स्थिति में ये कोर्ट पहले आपको प्रभावित निवासियों को नुकसान की भरपाई करने का आदेश देगा। साथ ही आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और भुगतान लागू करने के लिए एक न्यायिक नीलामी शुरू की जाएगी। ये सुनकर लीची की पत्नी वहीं जोर जोर से रोने लगी। जज साहब, फिर हम कहाँ रहेंगे? जज ने शांति से जवाब दिया, ये आपके अपने कार्यों का परिणाम है, आपको इसे भुगतना होगा। 3 दिन बाद फैसला आ गया। कोर्ट ने लीची को 7 प्रभावित परिवारों को कुल 13.20 लाख का नुकसान भरपाई देने की सजा सुनाई। ये 10 दिनों के भीतर लागू किया जाना था। साथ ही कोर्ट ने लीची के नाम पर संपत्ति को जब्त कर लिया और न्यायिक नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। जब लीची को फैसला मिला तो वो पूरी तरह सन्न रह गया। वो कोर्ट के मुख्य द्वार के सीढ़ियों पर बैठ गया। उस कागज को पकड़े हुए उन आंकड़ों को घूरता रहा और बुरी खबरों का सिलसिला नहीं रुका। बैंक को न्यायिक सहायता अधिसूचना मिली और उसने लीची और उसकी पत्नी के सभी खातों को सीधे फ्रीज कर दिया। उनके पैरोल और बचत कार्ड फ्रीज कर दिए गए। उन्हें केवल 3,000 प्रति माह का मूल निर्वाह भत्ता छोड़ा गया। लीची की पत्नी ने अपने मोबाइल पर खाता फ्रीज होने का संदेश देखा और पूरी तरह से ढह गई। वो फर्श पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? उसी दोपहर न्यायिक अधिकारी घर में आए और लीची के दरवाजे पर एक ध्यान देने योग्य लाल नोटिस चिपका दिया। नोटिस पर लिखा था, यह संपत्ति कोर्ट के आदेश से जब्त कर ली गई है। इसकी बिक्री, स्थानांतरण या बंधक निषिद्ध है। नीचे देख रहे पड़ोसी आपस में फुसफुसा रहे थे। श्रीमती ने नोटिस की तारीफ की और गहरी सांस ली। अब ये सच में खत्म हो गए। मैं अपने घर की बालकनी में खड़ा लोगों को नीचे इशारा करते और टिप्पणी करते देख रहा था। अचानक मेरा फोन बजा। बिल्डिंग मैनेजर था। मिस्टर लिन, लीची बिल्कुल निराश है। वो आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है कि वो आपके पैर पड़ने को तैयार है। मैंने फोन रख दिया। मैंने अपनी चाय का प्याला उठाया। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मेरे पैर पड़ना, अब याद आया है मेरे पैर पड़ना। बहुत देर हो चुकी है। अगली दोपहर लीची मेरे दरवाजे पर 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। मैं उसे झांकी से देखता रहा, पर दरवाजा नहीं खोला। उसने कई बार फोन किया। हर बार आवाज धीमी होती गई। आखिरकार वो बस दरवाजे के पास बैठ गया, चुपचाप। शाम 7 बजे मैंने सामान खरीदने के लिए दरवाजा खोला। लीची उछलकर खड़ा हो गया और मेरे सामने आ गया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। बिना दाढ़ी बनाए उसने झुर्रीदार कपड़े पहने थे। उससे निराशा की आभा आ रही थी। लिन, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरी मदद कर। उसकी आवाज रोकर बैठी हुई थी। मैंने उसे बिना भाव के देखा। उसने हिलना नहीं चाहा, बल्कि मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। लाइन, मुझे पता है मैंने गलती की है। सच में मुझे पता है। क्या तू श्रीमती वांग और बाकी लोगों से बात कर सकता है? उनसे कह के मुकदमा वापस ले लें। सच में मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकता। मैंने उसे पार कर सीढ़ियों की ओर बढ़ना चाहा। अचानक लीची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसके घुटने मुड़ गए और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसके इस इशारे ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सहज रूप से आधा कदम पीछे हट गया। गलियारे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने साफ देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लिन, वो रुआंसा हो गया। वो फर्श पर घुटनों के बल गिरा था। उसकी आवाज कौंप रही थी। अगर तू मेरी मदद करने को तैयार है तो जो कहेगा करूंगा। मैं तेरे आगे माथा पीटूंगा, तेरे आगे घुटने टेकूंगा। मुझे जानवर समझ, कृपया, मैं तुझसे विनती करता हूं। यह कहकर उसने सच में साष्टांग प्रणाम करना शुरू कर दिया। उसका माथा धम्म से फर्श पर गिर रहा था। तीसरी मंजिल की श्रीमती सांग उसी समय ऊपर आ रही थी। वह दृश्य देखकर वह सीढ़ियों के मोड़ पर सन्न रह गई। मैंने ऊपर से शांत स्वर में कहा, मिस्टर ली, उठिए। मेरे सामने घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उनसे बात करने में मेरी मदद कर, तुम्हारी वो सुनेंगे। अगर वे मुकदमा वापस ले लें तो मेरे पास धीरे धीरे पैसे जमा करने का समय होगा। मैंने सिर हिला दिया। पहली बात, तू पैसा मुझे नहीं देता। मुझे दूसरों के लिए फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, भले ही वे मुकदमा वापस ले लें, तुझ पर अभी भी एजेंसी का 8 लाख का जुर्माना और 20 से 25 लाख मरम्मत के लिए बकाया है। तू वो किससे चुकाएगा? लीची ने दांत पीस लिए। क्या मैं कर्ज ले सकता हूं? क्या मैं अपने रिश्तेदारों से मांग सकता हूं? बस मुझे समय चाहिए। मैं ठंडेपन से हंसा। कर्ज ले सकता है? तेरा घर पहले ही जब्त हो चुका है। कौन सा बैंक तुझे पैसे उधार देगा? रिश्तेदार? क्या तुझे लगता है वे तुझे 30 लाख से अधिक उधार देंगे? वो अचंभित रह गया। उसके होंठ कांप रहे थे। एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने जारी रखा, लीची, जिस पल तुमने गैरकानूनी निर्माण की मेरी शिकायत की, यह अंत पहले से ही लिखा हुआ था। तुम्हें लगा कि मेरी शिकायत करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
पर जब समस्या आई तो कंगनी हटाने के परिणामों के बारे में नहीं सोचा। तुमने इसे हल करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि बिना अनुमति के छेद कर दिए, लोड बेयरिंग दीवार को नुकसान पहुंचाया। जब तुम बिना किसी रास्ते के रह गए तो रिश्वत देने की कोशिश की। हर कदम तुमने खुद उठाया। लीची घुटनों के बल ऐसे बैठा था जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो। वो वहीं गिरा पड़ा रहा। मैं उसकी आंखों में देखने के लिए झुका। लीची, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि तुमने कभी दूसरों को इंसान नहीं समझा। जब तुमने मेरी शिकायत की तो तुम सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के बारे में सोच रहे थे, बिना इस बात की परवाह किए कि क्या तुम नीचे वाले पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। सर, जब तुमने छेद किए तो तुम सिर्फ ये सोच रहे थे कि तुम्हारे घर में फिर से पानी न घुसे, बिना इस बात की परवाह किए कि क्या तुम पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हो। अब जब ये हुआ है तो तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि कैसे बचा जाए, पर तुमने उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा जिन्हें तुम्हारी गलती से नुकसान हुआ है। उन्हें क्या करना चाहिए? लीची ने मुंह खोला, पर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी पतलून से धूल झाड़ी। वयस्कों को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने चाहिए, तुम्हारी दुर्भावना और तुम्हारी मूर्खता के लिए। अब बिल चुकाने का समय है। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया और सीढ़ियां उतर गया। लीची वहीं घुटनों के बल बैठा रहा, दबी हुई कराह निकाल रहा था। श्रीमती सांग उसे सीढ़ियों के मोड़ से बिना दया की एक नजर से देख रही थीं। आधे घंटे बाद मैं खरीदारी करके लौटा। लीची वहां नहीं था। गलियारे के फर्श पर आंसुओं के कुछ धब्बे बचे थे जो लैंप के नीचे हल्की रोशनी दिखा रहे थे। अगली सुबह कम्युनिटी के बुलेटिन बोर्ड पर एक नया नोटिस दिखाई दिया। लीची का घर 7 दिनों में न्यायिक नीलामी के लिए होगा। शुरुआती कीमत 32 लाख। श्रीमती वांग ने नोटिस देखा और बूढ़े चेन से कहा, मेरा बेटा ये फ्लैट खरीदना चाहता है। चलो देखते हैं क्या वो इसे बोली लगा सकता है। बूढ़े चेन ने सिर हिलाया। अच्छा विचार है। लीची जैसे लोगों को इस बिल्डिंग से चले जाना चाहिए। इसी समय लीची के घर में 6ठी मंजिल पर चीजों के टूटने की आवाज और उसकी पत्नी की हिस्टेरिकल चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार कोई भी उन्हें रोकने नहीं आया, क्योंकि सभी जानते थे कि ये जोड़ा एक गतिरोध पर पहुंच गया था। नीलामी के नोटिस के लिए 7 दिनों की अवधि एक पल में बीत गई। उन 7 दिनों के दौरान लीची ने लगभग हर रिश्तेदार और दोस्त से मुलाकात की, घर वापस पाने के लिए पैसे उधार लेने की कोशिश की। पर जैसे ही उन्होंने सुना कि उसे 30 लाख से अधिक चाहिए, सभी ने सिर हिला दिया। उसके दूर के चचेरे भाई ने भी सीधे उससे कहा, लीची, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, पर तुमने जिस छेद में कदम रख दिया है वो इतना बड़ा है कि कोई भी इसमें कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। नीलामी के दिन कोर्ट की नीलामी कक्ष भरा हुआ था। श्रीमती हांग अपने बेटे के साथ आई थी। बूढ़ा चेन भी वहां था। साथ में कई उत्सुक पड़ोसी भी थे। लीची और उसकी पत्नी आखिरी पंक्ति में बैठे थे। उनके चेहरे पीले और राख जैसे थे, जैसे दो चलते फिरते लाश हों। नीलामीकर्ता ने हथौड़ा मारा। देवियों और सज्जनों, हम नीलामी शुरू करते हैं। ये संपत्ति शांगसान कम्युनिटी में है। बिल्डिंग 7 में 6ठी मंजिल पर एक घर है। क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। शुरुआती कीमत 32 लाख है। प्रत्येक बोली 50,000 से कम नहीं हो सकती। उसके बोलते ही श्रीमती वांग के बेटे ने अपना पैडल उठाया। 32 लाख। एक बोलीदाता 32 लाख की पेशकश करता है। कोई और ऊपर? नीलामीकर्ता ने चारों ओर देखा। सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना पैडल उठाया। 32,50,000। श्रीमती हांग के बेटे ने संकोच नहीं किया। 33 लाख। लीची पीछे बैठा कुर्सी के आर्मरेस्ट को जोर से पकड़ रहा था। उसके पोर सफेद हो गए थे। वह बोली लगाने वालों को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। लीची की पत्नी का सिर झुका हुआ था। उसके कंधे बिना रुके कांप रहे थे। नीलामी जारी रही। कीमत तेजी से बढ़ी। 35 लाख, 36 लाख, 37 लाख। आखिरकार श्रीमती वांग के बेटे ने 38,50,000 में घर ले लिया। जिस पल नीलामीकर्ता ने हथौड़ा नीचे किया, लीची ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसुओं की 2 कतारें उसके गालों पर लुढ़क गईं। 3 दिन बाद कोर्ट का पैसा आ गया। कर्ज के 6 लाख काटने के बाद शेष 32,50,000 कोर्ट द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। श्रीमती वांग और अन्य 7 प्रभावित परिवारों को उनका उचित मुआवजा मिल गया। श्रीमती वांग ने अपने खाते में पैसे गिने और राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार हमने ये हिसाब चुकता कर लिया। बूढ़ा चीन और भी खुश था। मुआवजा मिलने के उसी दिन उसने अपने घर को फिर से सजाने के लिए किसी को काम पर रख लिया। पानी से बर्बाद हुआ वो चमड़े का सोफा उससे भी उच्च गुणवत्ता वाले एक आयातित सोफे से बदल दिया गया। लीची को केवल 4 लाख से अधिक बचे हुए पैसे मिले। वो पैसा एजेंसी का जुर्माना भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। एजेंसी का मुखिया फिर से उसके पास आया। उसे एक भुगतान नोटिस सौंपा। लीची, तुम पर अभी भी 3 लाख से अधिक का जुर्माना बकाया है। बाकी भुगतान करने के लिए तुम्हारे पास 1 महीना है, नहीं तो हम जबरन वसूली के लिए आवेदन करेंगे और तुम्हारा वेतन जब्त कर लेंगे। लीची ने सन्न होकर नोटिस लिया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। घर की नीलामी के बाद कोर्ट ने लीची और उसकी पत्नी को घर खाली करने के लिए 10 दिन का समय दिया। उन 10 दिनों के दौरान दंपति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया।
वे महंगे फर्नीचर जिन पर वे एक बार गर्व करते थे अब एक बोझ बन चुके थे। लीची ने पानी से क्षतिग्रस्त फर्नीचर खरीदने के लिए पुराने बाजार के लोगों को बुलाया। उन्होंने उसे उसके मूल मूल्य के 10% से भी कम की पेशकश की। लीची ने दांत पीस लिए। बेच दो, ये फेंकने से बेहतर है। खाली करने का दिन सप्ताहांत था। बिल्डिंग के लगभग सभी पड़ोसी घर पर थे। मैं अपनी बालकनी में खड़ा नीचे एक पुराना बेकार मूविंग ट्रक देख रहा था। लीची और उसकी पत्नी सामान ले जाने के लिए आ जा रहे थे। दोनों पसीने से तरबतर थे। श्रीमती वांग नीचे हाथ पर हाथ रखे ठंडेपन से देख रही थी। बूढ़ा चेन उसके पास से बिना लीची की तरफ देखे भी गुजर गया। तीसरी मंजिल की श्रीमती सांग और भी सख्त थी। उसने अपनी खिड़की खोली और नीचे चिल्लाई, लीची, आज से एक अच्छा इंसान बन जा। दूसरों और खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर। लीची ने शर्म के मारे लाल चेहरे के साथ ऊपर देखा, पर कुछ नहीं बोला। उसकी पत्नी उपहास बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना चेहरा ढक लिया और ट्रक के पास बैठकर रोने लगी। शाम 4 बजे मूविंग ट्रक आखिरकार भर गया। ट्रक में ढेर किए गए पुराने सूटकेस और कार्डबोर्ड के बक्से एक विशेष रूप से दयनीय छवि पेश कर रहे थे। लीची आखिरी बार ऊपर गया और घर की चाबियां मैनेजर को सौंप दी। जब लीची नीचे आया तो पूरी बिल्डिंग सन्न थी। सब अपनी खिड़कियों और बालकनियों में खड़े थे। उसे कदम दर कदम ट्रक की ओर चलते हुए देख रहे थे। वो एक हारे हुए बूढ़े आदमी की तरह झुका हुआ चल रहा था। ट्रक ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे कम्युनिटी के गेट से बाहर निकल गया। लीची सह चालक की सीट पर बैठा था। उसने शांग कम्युनिटी के साइन बोर्ड को देखने के लिए सिर घुमाया। उसकी नजर खाली और निराश थी। नीचे श्रीमती वांग ने बूढ़े चेन से कहा, उसके जैसे लोगों को यही मिलता है। बूढ़े चेन ने सिर हिलाया। वो इसी का हकदार था। मैंने खिड़की बंद कर दी और कमरे में वापस आ गया। अचानक मेरा फोन बजा। एजेंसी का मुखिया था। मिस्टर लिन, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आपके द्वारा प्रस्तुत ड्रेनेज सिस्टम संशोधन आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। मैंने फोन रखा, अपना कंप्यूटर खोला और आवेदन के ब्लूप्रिंट खोजे। मुझे एक पेशेवर डिजाइन फर्म से ब्लूप्रिंट प्राप्त करने में 2 महीने लग गए थे। केवल डिजाइन शुल्क और सामग्री की कीमत 1,50,000 थी। पर यह पैसा अच्छी तरह से खर्च हुआ, क्योंकि यह सिस्टम न केवल मेरे घर की ड्रेनेज समस्या का समाधान करेगा, बल्कि पूरी बिल्डिंग को लाभान्वित करेगा। अगली दोपहर मैनेजर ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक दस्तावेज था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मिस्टर लिन, अच्छी खबर। एजेंसी ने अभी एक नोटिस भेजा है। आपका बिल्डिंग परमिट तैयार है। आप जब चाहें शुरू कर सकते हैं। मैंने दस्तावेज लिया और उसे देखा। परमिट पर एक चमकदार लाल आधिकारिक मुहर थी। स्वीकृति अनुभाग में टिप्पणियों में लिखा था, संशोधन योजना बिल्डिंग मानकों को पूरा करती है। निर्माण की अनुमति है। मैनेजर ने हाथ मलते हुए कहा, मिस्टर लिन, मालिकों की समिति ने इस पर चर्चा की है और वे आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। यदि ये ड्रेनेज सिस्टम अच्छा काम करता है तो हम योजना को पूरी बिल्डिंग के साथ साझा कर सकते हैं। हम खर्चों का एक हिस्सा कवर करने को तैयार हैं। मैंने एक पल सोचा। ठीक है, पर एक शर्त के साथ। मैनेजर ने जल्दी से सिर हिलाया। बताइए। इस सिस्टम का रखरखाव और प्रबंधन प्रशासन के दैनिक कार्यों में शामिल होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई समस्या होने पर वे मेरे पास आएं। एक पेशेवर रखरखाव तंत्र होना चाहिए। मैनेजर ने गारंटी के तौर पर अपनी छाती थपथपाई। कोई समस्या नहीं, हम इसे कम्युनिटी के सर्विस अनुबंध में शामिल करेंगे। बोलते ही बोलते श्रीमती वांग कई पड़ोसियों के साथ मेरे घर आ गई। वह अपने हाथों में फल लेकर आई थी और उसके चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान थी। मिस्टर लिन, हमने सुना है कि आपका संशोधन आवेदन मंजूर हो गया है। मैंने सिर हिलाया। मैंने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। श्रीमती वांग ने फल सेंटर टेबल पर रख दिए। उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, मिस्टर लिन, हम जल्दबाजी में थे। हमने आपको गलत समझा। अब जब लीची जा चुका है तो हमें एहसास हो गया है। आपने शुरू से ही नियमों के अनुसार काम किया था। बूढ़े चेन ने कहा, यह सही है। जिस दिन हम आपसे स्पष्टीकरण मांगने आए थे वो लीची की वजह से था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो वही असली दोषी था। तीसरी मंजिल की श्रीमती सांग और भी सीधी थी। मिस्टर लिन, अब से आप हमारी बिल्डिंग के उपकारी हैं। यदि आपने कंगनी नहीं हटाई होती तो कौन जानता है कि उसने और कौन सी समस्याएं पैदा कर दी होती। वो लीची। अब जब वो चला गया और श्रीमती हांग का परिवार, हमारी बिल्डिंग आखिरकार शांत है। मैंने विनम्रता से कहा, कृपया बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए। मैंने बस वही किया जो करना था। श्रीमती वांग ने चाय का घूंट लिया। मिस्टर लिन, मैनेजर ने हमें बताया कि आपका ड्रेनेज सिस्टम पूरी बिल्डिंग को लाभान्वित करेगा। मैंने सिर हिलाया। पूरा सिस्टम आखिरी मंजिल से शुरू होता है और जमीन के नाले तक फैलता है। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद चाहे कितनी भी बारिश हो, पानी जमा होने की कोई समस्या नहीं होगी। बूढ़े चेन की आंखें चमक उठीं। मिस्टर लिन, ये शानदार है। नीचे वाले पड़ोसी भी खर्चों में योगदान देंगे। हम आपको सारा खर्च अकेले नहीं उठाने दे सकते। मैंने हाथ हिलाया।
खर्चों के बारे में मैं पहले ही मैनेजर से बात कर चुका हूँ। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि निर्माण के दौरान कुछ शोर हो सकता है। मैं आपसे थोड़ा धैर्य रखने का अनुरोध करता हूँ। श्रीमती हांग ने जल्दी से हाथ हिलाए। धैर्य? बिल्कुल, सबकी सुरक्षा के लिए। और मैं सिर्फ शोर की बात नहीं कर रही हूँ। भले ही आपको दीवार तोड़कर दोबारा बनानी पड़े, हम इसका समर्थन करेंगे। वे थोड़ी देर और बातें करते रहे। वे खुश और संतुष्ट होकर चले गए। जाने से पहले श्रीमती सान ने कहा, मिस्टर लिन, अगर आपको किसी चीज़ में मदद चाहिए तो कृपया पूछने में संकोच न करें। उनके जाने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। कम्युनिटी में बच्चे बगीचों के पास खेल रहे थे और बुजुर्ग बेंचों पर बातें कर रहे थे। सब कुछ अपनी सामान्य शांति में लौट आया था। छठी मंजिल पर जो खिड़की पहले लीची की थी, उस पर अब नए पर्दे लटके हुए थे। वे वही थे जो श्रीमती हुआंग के बेटे ने अंदर जाने पर लगाए थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला और कंस्ट्रक्शन टीम के बूढ़े जैंग को फोन किया। बूढ़े जैंग, एक काम आया है। इस बार ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बूढ़ा जैंग दूसरी तरफ हंसा। मिस्टर लिन, मैं इस कॉल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हम कब शुरू करें? परसों। मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट भेज दूंगा। सामग्री पहले से तैयार कर लेना। इस बार हम इसे एकदम सही करेंगे ताकि ये हमेशा के लिए चले। मैंने फोन रख दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा जैसे आसमान अंधेरा हो रहा था। मौसम के पूर्वानुमान ने 3 दिनों में एक और तूफान की घोषणा की थी। इस बार मैं सबको दिखाने जा रहा था कि असली वाटरप्रूफिंग सिस्टम क्या होता है।